सामिया हिजाब जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और अपना मौक़िफ़ बयान कर रही है, जबकि हसन जायद जो कि मुल्ज़िम है इस केस में वो पुलिस की कस्टडी में है, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे है। लेकिन हसन जायद जो कि इस वक्त गिरफ्तार है, पुलिस की कस्टडी में है, उससे कितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, मुझे किस केस में गिरफ्तार किया, मुझे क्यों गिरफ्तार किया, मैंने तो प्री अरेस्ट बेल कराई हुई है। तो उसको बताया जाता है कि तुमने एक 10:45 पे एक की है और सामिया हिजाब को आपने की कोशिश की है। ये 10:31 पे वो गेस्ट हाउस F61 मौजूद होता है। वो कैसे 10:45 पर G11 में जाके एक जुर्म भी कर लेता है और फिर वापस जो था, इनका रिश्ता जो है नया नहीं है, ये एक पुराना रिश्ता था और बाकायदा इनके दरमियान मंगनी भी हुई थी। आगे बढ़ते हुए मैंने कोर्ट को ये भी कहा कि जनाब ये देखें कि इसने कुछ पैसे भी इसको दिए हुए हैं। इसी तरह हसन जायद भी जो था वो मुझे करना चाहता था और मुझे की धमकियां देता था, इसमें कितनी हकीकत है? उसने इससे पैसे लेने शुरू कर दिए और कुछ और लोगों ने भी हसन को मैसेज किए कि ये तो हमसे भी पैसे मांग रही है। उस पर इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ। जब मजीद डिमांडें नहीं पूरी कर सका तो इस पर इनका आपस में इख्तलाफ हुआ। अच्छा जुबैर साहब, हमने ये भी देखा है कि औरत कार्ड भी खेला जाता है। ये देखें ना, सबसे पहले औरत कार्ड के जो हवाले बात की है तो ये औरत कार्ड ही खेला गया है कि एक FIR होती है और उसके बाद फौरन दूसरी FIR हो जाती है। जब उसने देखा कि ये चीज़ मेरे गले पड़ेगी और ये FIR में इसकी बेल भी कंफर्म हो जाएगी और पर्चा भी इंशाल्लाह खारिज हो जाएगा, फिर उसने झूठा बुका बना के दूसरे दिन। जी तो दोस्तों, मैं हूं राना उस्मान और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। आज जिस खबर पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है सामिया हिजाब के हवाले से। और एक तरफ सामिया हिजाब जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और अपना मौक़िफ़ बयान कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जो है हसन जायद जो कि मुल्ज़िम है इस केस में वो पुलिस की कस्टडी में है, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे है। लेकिन आज उनके वकला ने जो है कुछ अहम दस्तावेज़ात जो हैं वो अदालत में जमा कराई है, कुछ इंकशाफात भी अदालत में किए हैं और चीज़ें जो कि हसन जायद से उनकी फ़ैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, उस हवाले से भी अदालत को बताया है। अदालत ने कुछ डायरेक्शन भी दी है। उसी हवाले से हम उनके जो वकील हैं चौधरी महमूद गुज्जर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर, एक तरफ तो सामिया हिजाब जो है वो केस बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पर और सामिया हिजाब अपना मौक़िफ़ तो दे रही है, लेकिन हसन जायद जो कि इस वक्त गिरफ़्तार है, पुलिस की कस्टडी में है, उससे कितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है? क्या वो, आप उसके वकील भी हैं, बेकसूर है या फिर दोनों का कसूर है? इस हवाले से ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप एक मौक़िफ़ लेने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले एक FIR होती है, वो होती है 31/8/2025 को, जिसमें मेरा क्लाइंट जो है वो सुबह आके यकम को प्री अरेस्ट बेल करते हैं और सुबह 10:31 पर F61 एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे ये मौजूद होता है और फिर कोर्ट में आके ये बेल कराता है। बेल कराने के बाद दरोकार ये कोर्ट से लेते हैं प्री अरेस्ट बेल और फिर जो ही कोर्ट कचहरी से बाहर गेट से निकलता है तो उसको फ़ौरन पुलिस अरेस्ट कर लेती है और इसको थाना शालीमार में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब इससे ये पूछा जाता, ये पूछता है कि मुझे किस केस में गिरफ़्तार किया, मुझे क्यों गिरफ़्तार किया, मैंने तो प्री अरेस्ट बेल कराई हुई है। तो उसको बताया जाता है कि तुमने एक 10:45 पे एक की है और सामिया हिजाब को आपने करने की कोशिश की है और उसका पर्स आपने और वीडियो डाला पे आपने इसको करने की कोशिश की, उस जुर्म में आपको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो मेरा सबसे पहले जो कोर्ट में आर्गूमेंट सा यही था कि एक बंदा जिस पे FIR होती है और 10:31 पे वो गेस्ट हाउस F61 मौजूद होता है, वो कैसे 10:45 पर G11 में जाके एक जुर्म भी कर लेता है और फिर वापस कोर्ट में भी आ जाता है और वहाँ से प्री अरेस्ट बेल भी करा लेता है। तो ये सबसे पहला ये था। दूसरा जो था, इनका रिश्ता जो है नया नहीं है, ये एक पुराना रिश्ता था और बाकायदा इनके दरमियान मंगनी भी हुई थी। उसकी कोर्ट को मैंने तस्वीर दिखाई कि उसमें जिसमें वो मंगनी की और अंगूठी की रस्म भी अदा हो रही थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मैंने कोर्ट को ये भी कहा कि जनाब ये देखें कि इसने कुछ पैसे भी इसको दिए हुए हैं। उसकी सबूत में मैंने बैंक रिकॉर्ड भी कोर्ट को पेश किया जो कि बैंक रिकॉर्ड की शक्ल में मौजूद था और उसने कुछ कैश की सूरत में उसको गिफ्ट्स और पैसे दिए हुए थे। और एक और एप्लीकेशन मैंने दी जिसमें सामिया हिजाब ने ये क्लेम किया था कि उसने पैसे जो दिए वो मैंने वापस कर दिए, उसकी कुछ रसीद उसने शेयर्स की थी, वो मैंने कोर्ट को एप्लीकेशन दी कि आईओ हमारी बात नहीं सुन रहा, आप ऐसा करें कि आईओ को डायरेक्शन दें कि उन रसीदात की बाबत भी तहकीकात करें और अगर वो झूठी हैं तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कीजिए। जो कि कोर्ट ने हमसे एग्री करते हुए वो एप्लीकेशन हमसे ली और आईओ के हवाले की और साथ डायरेक्शन भी दी कि इस बारे में पूरी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करें। और इसके अलावा आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ा जो हुई कि कोर्ट ने जब पिछला रिमांड दिया तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप आईओ को कि आपने इसका मेडिकल कराना है, जब वापस उसके टर्नओवर पूरा हो जाए उसका रिमांड का तो आपने दोबारा
मेडिकल करा के लेने। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने मेडिकल कराया, तो उसने मेडिकल नहीं कराया था। दूसरा आईओ उनके रिश्तेदारों को भी मिलने नहीं दे रहा है, एक तरफा अपनी वो कार्रवाई कर रहा है, इसका मौक़िफ़ नहीं ले रहा। उसके लिए हमने फिर बाकायदा अब दरख्वास्त आई अफसरान को दे दिए कि आप किसी अला अफसर को इन्वेस्टिगेशन सुपुर्द की जाए, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। ये एक लगा रही है, उसके बारे में पूरी तहकीकात होनी चाहिए। जो हमारा मौक़िफ़ है वो भी सामने आना चाहिए। तो उस पर हम वो भी कर रहे हैं, और कुछ हमने कोर्ट को भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे कार्रवाई होके अच्छा वो। ज़ुबैर साहब, जो सामिया जो है वो बता रही है कि मेरा केस और सना यूसुफ का केस भी आपके सामने होगा। उस केस में साहब बिल्कुल मुमासलत है, और सना यूसुफ को भी इसी तरह किया गया, एक आशिक किया। इसी तरह हसन जायद भी जो था वो मुझे करना चाहता था और मुझे देता था। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, इसमें कोई हकीकत ऐसी नहीं है। इसने तो बाकायदा एक मंगनी की रस्म हुई थी, इसने अपने घर वालों को भी शेयर किया था कि मैंने उसके साथ मंगनी की है। कोई वो जज्बाती या इश्क वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, ये उसके साथ सीरियस था, शादी करना चाहता था। और बाद में जब इसने देखा कि शादी की जो पाकीज़ा रस्म है, मैं इसको बड़ी पाकीज़ा रस्म कहता हूँ, इस पाकीज़ा रस्म, इस मंगनी की पाकीज़ा रस्म है जो हमारी रवाज है, जो हमारा कस्टम है, उसकी आड़ में कुछ और मकासद थे उसके। उसने इसके से पैसे लेने शुरू कर दिए, और कुछ और लोगों ने भी हसन को मैसेज किए कि ये तो हमसे भी पैसे मांग रही है। तो उस पर इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ। जब मज़ीद डिमांडें नहीं पूरी कर सका तो इस पर इनका आपस में इख्तलाफ हुआ। अब उनसे बचने के लिए इसने पहले झूठा इल्ज़ाम लगाया, उस पर FIR करा दी, और फिर जब वो इधर था ही नहीं, उस वक़्त से तले दूसरा एक और कहानी बना के एक और FIR दर्ज कर दी। तो उस पहला पर्चा भी झूठा था, दूसरा क्लियर नज़र आ रहा है कि वो भी झूठा था, और उसका मकसद यही था कि इसको ब्लैकमेल किया जाए, और ताकि जो चीज़ें मैं इससे ले चुका हूँ उसकी ये डिमांड ना करे। इस बाबत उसने झूठे इल्ज़ामात लगा के उसको जेल करा दिया। अच्छा ज़ुबैर साहब, हमने देखा है इस माशरे में कि हमने क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हनी ट्रैप किया जाता है। कुछ ख़वातीन जो है लड़कों को, नौजवानों को, बड़ों को, हत्ता कि आपने कच्चे को भी देखा होगा कि वो भी हनी ट्रैप करके लोगों को यहाँ ले जाते हैं और फिर पैसे का मुतालबा करते हैं। इस केस में और जो दूसरे केसेस हैं उसमें कितनी मुमासलत है? ये देखिए, मैं पहले हम सुनते थे कि ये लैंड फलाम फलाम, अब मुझे पता चला है कि ये भी एक बहुत और हनी ट्रैप के बहाने मुख्तलिफ नौजवानों को जो फंसाती हैं और फिर उनसे पैसे बटोरती हैं। तो इसकी थोड़ा सा मुझे दुख लगा कि इसने एक वीडियो शेयर की जिसमें इसने अपने वालिद साहब को भी बुरा भला कहा। जो औलाद अपने वालिद की नहीं होती वो किसी की नहीं होती। इस पे भी हम सोच रहे हैं। और दूसरा ये देखें, नौजवान नस्ल को आपके ज़रिए बहुत अच्छा आप कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को इस शर से बचना चाहिए और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ये एक भी बहुत बड़ा माफिया बनता जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, और जितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनको भी आना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन रहा है। और नौजवानों को के और नौजवानों के इस चीज़ में फंसा के उनको मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसकी उसने शिकनी करनी चाहिए, और इसीलिए हम कहते हैं इस केस को मिसाल बनना चाहिए, और इसमें हाई ऑफिसर आएँ और इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करें ताकि सच सामने आ सके। और इंदा इसको सबक सिखाना चाहिए। इंदा किसी की ज़रूरत ना हो कि वो किसी पे गलत इल्ज़ामात, पहले गलत तरीके से उसको अपने जाल में फंसाए और फिर उस पर गलत इल्ज़ामात लगा के उसके खिलाफ FIR करा दे। अच्छा ज़ुबैर साहब, हमने ये भी देखा है कि औरत कार्ड भी खेला जाता है। ख़वातीन कई जो ऐसा देखा है कि वो इस्तेमाल करती हैं औरत कार्ड को और लोगों को फंसाती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, उसकी जो वीडियोस जो वायरल की है सामिया हिजाब ने, उस वीडियो में 1 मिनट 19 सेकंड की जो वीडियो है उसमें हसन जो है वो धकेलता है सामिया को। उस वीडियो के हवाले से आप क्या कहते हैं? ये देखें ना, सबसे पहले औरत कार्ड के जो हवाले बात की है, तो ये औरत कार्ड ही खेला गया है कि एक FIR होती है और उसके बाद फ़ौरन दूसरी FIR हो जाती है। ये उस औरत को मुतमईन करने के लिए कि जनाब हमने उस मुल्ज़म को या उस बंदे को हमने गिरफ़्तार कर लिए। बाकी जहाँ तक वो वीडियो का आपने बयान किया, वो वीडियो मैंने भी देखी है। उसमें वो देखें, वो बंदा जब आता है उसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा है, ये उसके पीछे पीछे जा रही है। अब बंदा होता है, वो आगे होता है या पीछे होता है। दूसरा, इसकी गाड़ी में वो बैठ जाती है और उसे उतर नहीं रही थी, उसको क्या कहता है मेरी गाड़ी से उतरो। अब ये देखिए, अगर
اس کی گاڑی میں وہ لے کے کہیں چلا جاتا نا، پھر کسی ایجنسی نے اس کو برآمد کیا ہوتا، کسی دوستوں نے اس کو برآمد کیا ہوتا، کسی نے ہیلپ کی ہوتی کہ وہاں سے اس کو ریسکیو کیا ہوتا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ لڑکی خود بیٹھ کے اس کے ساتھ وہ اس کو موبائل اور اس کی چیزیں چھین لی تھی. تو لڑکا پہلے گاڑی میں بیٹھتا، یہ پیچھے جا کے اس پہ حملہ کرتی اور اس میں وہ کرتی. وہ تصویر میں نے دیکھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی کو جھوٹا کہانی بنا کے اس نے ایف آئی آر کرائی ہے. اور اسی کو جب اس نے دیکھا جب اس نے دیکھا کہ یہ چیز میرے گلے پڑے گی اور یہ ایف آئی آر میں اس کی بیل بھی کنفرم ہو جائے گی اور پرچہ بھی انشاءاللہ خارج ہو جائے گا، تو پھر اس نے جھوٹا بکوا بنا کے دوسرے دن. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ ایک طرف جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں، اسکرین شاٹ چل رہے ہیں، ایک طرف سامیہ حجاب دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے حسن زاہد کو پیسے کھلائے ہیں، دوسری طرف حسن زاہد کے بھی کچھ چاہنے والے جو ہے اسکرین شاٹ وائرل کر رہے ہیں کہ حسن زاہد نے اس کو پیسے کھلائے. حقیقت کیا ہے؟ کیا بینک ریکارڈ موجود ہے جو حسن زاہد نے پیسے کھلائے تھے، یا پھر سامیہ حجاب کے جو اسکرین شاٹ ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ یہ بتائیے گا. یہ دیکھیں، ہمارے جو قانونی شہادت میں بیسٹ ایویڈنس ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے. ہم نے کورٹ کو ڈاکومنٹس دیے ہیں جس میں بینک ریکارڈ موجود ہے، جس میں بینک ریکارڈ کے تحت ہم نے ٹرانزیکشن کی ہیں جو کہ سامیہ کے اکاؤنٹ میں گئی ہیں. دوسری طرف اس نے بھی شیئر کی ہے کچھ رسیدات کہ میں نے یہ پیسے واپس کر دیے ہیں. تو ہم نے کورٹ میں اگر کورٹ میں درخواست دی کہ جناب یہ چیزیں تحقیقات کریں کہ اس نے جعلی رسیدات بنائی ہیں. اگر پروف ہو جاتا ہے کہ یہ رسیدات اصلی ہیں تو ہماری درخواست خارج ہو جائے گی. لیکن ہم نے کورٹ کو باقاعدہ رجوع کیا اور کورٹ سے آئی او ہماری بات نہیں مان رہا تھا. ہم نے کورٹ سے ڈائریکشن لے کے آئی او کا والے اپلیکیشن دی اور آئی او نے کورٹ نے اس کو ڈائریکشن دی کہ اس بابت انویسٹیگیٹ کریں گے جو رسیدات کی ہیں یہ جعلی ہیں یہ اصلی ہیں. تو نیکسٹ ڈیٹ تک ان کورٹ نے آرڈر کیا کہ اس بارے میں تحقیقات کر کے آنا ہے. تو دوسری بات یہ کہ اس کی میں نے شروع میں بات کی ان کی منگنی ہوئی تھی. تو بینک کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اس نے اپنی فیملی کو بتایا ہوا تھا اور اس کے بھائیوں نے بھی بینک کے ذریعے اس کو پیمنٹ کی ہوئی ہے. اس کی فیملی نے اس کو پیمنٹ کرتی رہی ہے گائے بگائے جب بھی اس کو ضرورت ہوتی تھی. جب اس کے پیسے نہیں ہوتے تھے وہ اپنے بھائیوں کو کہہ دیتا وہ اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے تھے. تو ہمارا کوئی ایسا اس میں وہ نہیں تھا. ہم نیک نیتی کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے مقاصد کچھ اور تھے. جب ہم نے وہ مقاصد اس نے پورے نہیں ہو سکے تو ہم نے اس کے اپنی چیزیں جو واپس مانگی تو اس کے خلاف اس نے ہمارے جھوٹے ایف آئی آریں کرا دی. سر یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا اسکرین شاٹ، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے تو ایک اکیلی لڑکی اتنی اسٹرگل یا اتنا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ ایسا کیا کچھ ہے جو اتنی وہ بلنڈ ہو کر سامیہ حجاب جو ہے وہ بالکل کہہ رہی ہے، آپ پہ الزام لگا رہی ہے اور وہ اس حوالے سے اس کو حقیقت بھی کہہ رہی ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ کیا کہ یہ سائیوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کم از کم ایس ایس پی یا ایس پی لیول کا سینئر موسٹ سی ایس پی آفیسر اس کی تحقیقات کرے. کیونکہ یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے یہ کہ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں خود کہا تھا کہ میرے والد نے میری والدہ کو چھوڑ دیا تھا اور ہم بالکل بے یار و مددگار ہو کے گھر سے نکلے تھے اور میری والدہ بیمار ہے اور میں خود بھی چھوٹا موٹا جاب کر رہی ہوں. تو اتنی جلدی یہ آگے کیسے آ گئی اس بارے میں مکمل ہم نے درخواست دی ہے اور اس میں ایس ایس پی لیول کو ہم ریکویسٹ کریں گے، آپ کے ذریعے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ انویسٹیگیشن ہائی لیول پہ ہونی چاہیے. پڑھے لکھے لوگ آئیں، پڑھے انویسٹیگیٹر آئیں اور اس بارے میں تحقیقات کریں کہ یہ کون سچا اور کون جھوٹ ہے اور اس بارے میں مکمل تحقیقات ہونے چاہیے. اور ایک اور چیز کہ آپ کے ذریعے جتنے لا انفورسمنٹ ایجنسی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ملک میں نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اس طرف ہمیں نہیں آنا چاہیے. اس طرف باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے. کہیں کمی ہے تو اس کے بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے. قانون سازی موجود ہے، ان کو پراپر انفورسمنٹ ہونا چاہیے تاکہ کسی کی جرت نہ ہو کہ اس طرح کے الزامات نہ لگائے. خواہ مرد کرے خواہ عورت کرے، دونوں قانون کی نظر میں برابر ہے. لیکن ہمارے ملک میں عورت کارڈ کو زیادہ کھیلا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی نہیں، جو سچ ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم تحقیقات کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں آگے. جی بالکل، یہ تھے زبیر گجر صاحب. بڑا تفصیلی طور پر انہوں نے بتایا کہ حسن زاہد کا کیا موقف ہے، عدالت میں انہوں نے کیا بتایا. یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کہ کون بے گناہ ہے اور کون قصوروار ہے. لیکن جیسے کہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے کیونکہ مختلف جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی زبیر گجر صاحب نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ اس پر قانون سازی ہونی چاہیے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو کارروائی کرنی چاہیے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں. رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ حافظ.